काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। मिर्जापुर के फतहा स्थित बिजली विभाग में 2G2 टेक्नीशियन कर्मचारियों ने 48 घंटे का क्रमिक आमरण अनशन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी 18 सूत्री मांगों को पूरा करने की भी मांग की। मिर्जापुर के फतहा स्थित बिजली विभाग में राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के बैनर तले TG2 टेक्नीशियन कर्मचारियों ने 48 घंटे का क्रमिक आमरण अनशन किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष रविकांत ने प्रेस को बताया कि वे लोग बिजली विभाग में JE के नीचे कार्य कर रहे हैं और उन्हें 2600 का पे स्केल दिया जा रहा है, इसलिए वे लोग 2600 की जगह 4200 देने समेत 18 सूत्रीय मांगे पूरी कराने के लिए 48 घंटे का क्रमिक अनशन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो वो लोग आगे धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। लगभग 3 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं, चरणबद्ध तरीके से धरना कर रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, प्रबंधन को बता रहे हैं, लेकिन उनके कान पे अभी तक कोई जू नहीं रेंगा है। मांगे हैं, हमारी पहली मांग है कि हम JE के नीचे कार्य करते हैं और हमको JE के नीचे का ठीक पे ग्रेड चाहिए। अगर JE का 4600 है तो हमको 4200 पे ग्रेड दे दिया जाए। हम कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अभी तक इनके मतलब जू नहीं रेंगा कानों पे और हमारी मांग को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हम कल 22 तारीख के 10 बजे से ले कर के 24 तारीख के 10 बजे तक लगातार 48 घंटे से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जब तक ये हमारी मांगे को नहीं मानते हैं तब तक हम धरने पे चरणबद्ध तरीके से धरना करते रहेंगे। आगे हमारी यही रणनीति है कि अगर ये हमारी बात को नहीं मानते हैं, हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हम जेल भरो आंदोलन, कार्य बहिष्कार और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। आजमगढ़ के जैनपुर निवासी एक व्यक्ति पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उसने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि नशे की हालत में दबंगों द्वारा उसकी जमीन को अपने नाम करा लिया गया और अब उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आजमगढ़ के जैनपुर निवासी दिनेश मौर्य ने आरोप लगाया कि वो खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कुछ दबंगों द्वारा धोखे से उन्हें शराब पिलाकर नशे की हालत में उनकी एक बिस्सा जमीन को अपने नाम करा लिया गया, जिस कारण पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर के न्याय की गुहार लगाई और अपनी जमीन को वापस मांगा है। सर, हमारा मामला ये है कि हमें एक दिन 2-3 दिन अपने घर पे काम कराया था। हाँ, कौन कराया था? वो ब्रजेश यादव। अच्छा, तब काम करा के इसके बाद लाट घाट ले गया, दारू उरू पिलाया, दारू उरू पिलाकर हम यहाँ पे तहसील पे ले धमकी भी दिया और तहसील पे ले जाके हमारी जमीन एक बिस्सा लिखा लिया। अच्छा, दीवार पे। अच्छा, तो आपको मतलब जो कि नशे की हालत में आपकी ज़मीन जो कि कौन लिखवा लिया है? ब्रजेश यादव। तो क्या आपने इस मामले को लेकर थाने में तहरीर दिया? तो क्या प्रशासन तरफ से क्या शासन मिला आपको? कुछ नहीं मिला। कुछ आश्वासन नहीं मिला आपको? तो क्या मांग है आपकी एसपी साहब से? एसपी साहब से यही मांग है कि हमारी ज़मीन वापस मिल जाए। वाराणसी के सेवापुरी आदर्श ब्लॉक सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया गया। वाराणसी के सेवापुरी आदर्श विकास खंड के सभागार में गौवंश आधारित जीरो बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सेवापुरी क्षेत्र के सैकड़ों चयनित किसानों ने एक दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लिया, जहां जिले के संबंधित अधिकारी व गौ सेवा प्रमुख अरविंद सिंह श्याम ने गौवंश आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर के प्रगतिशील चयनित किसानों से कई बिंदुओं पर चर्चा की और उन्हें विस्तृत रूप से जानकारी भी दी। आज ये सेवापुरी ब्लॉक के मुख्यालय पर हम लोगों ने ऑर्गेनिक और गो आधारित कृषि है, जो जीरो बजट कृषि है, उसके जो लोग जिन्होंने कृषि को अडॉप्ट किया है उनका आज सारे दिन का सेमिनार रखा है। सेवापुरी ब्लॉक में प्रत्येक न्याय पंचायत में हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की और गो आधारित कृषि की ट्रेनिंग करवाई थी और पिछले 1.5 वर्ष में करीब 1100 लोगों को ट्रेन किया जा चुका है। उसी में से लगभग 250 लोग जिन्होंने ये अडॉप्ट कर ली है उनको आज यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और आज उनका दोबारा से प्रशिक्षण करते हुए उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उन लोगों की सहायता के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वो खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें जोड़ें।
जिन किसानों ने सर पिछले 2 सालों सर सेमिनार और कार्यशाला के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है सर ज़मीनी धरातल पर देखने को क्या मिल रहा है सर? ज़मीनी धरातल पर देखने को ये मिलता है कि जो सेमिनार और ये कार्यक्रम कराए जाते हैं इसमें कुछ इनिशियल 3-4 साल में सबसे ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। शुरू में जहां ब्लॉक में 50 किसान भी इसके लिए तैयार नहीं होते थे, अब 500 से ज़्यादा किसान इसको अडोप्ट कर चुके हैं। अब 87 गांव हैं पूरे यहाँ सेवापुरी ब्लॉक में, तो सभी 87 गांव में लगभग 4-5 किसान हमारे हर गांव में एवरेज जुड़े हैं, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। क्योंकि शुरू में तो लोग इसको मानने इसमें ही संकोच करते थे और जो यूरिया आधारित या DAP आधारित कृषि है उसी को ज़्यादा करते थे। इसके बाद जो प्रशिक्षण हुआ उसके रिज़ल्ट जब आए और उसके बाद जब उन्होंने बिक्री किया, जब खुद के बच्चों का स्वास्थ्य सुधरा और प्रीमियम रेट पर जब उनका फसल बिकने लगी, तो उसके आधार पे अब लोगों ने देखा देखी और शुरू की है। और ये इसी प्रकार से ही होता है प्रोग्रेशन इसका। शुरू में 2-3 साल ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ और लोगों के देखा देखी ये चीज़ें स्प्रेड करनी शुरू कर देते हैं। आज भी हमने किसानों से आह्वान किया है कि प्रत्येक किसान अब 10 किसानों को और जोड़े, जो खुद उन्होंने फ़ायदा उठाया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि बाकी लोग भी जोड़ सकें। आने वाले 3-4 साल में पूरे सेवापुरी ब्लॉक में हर गाँव में लगभग 50 किसान इस कार्य को करें, ऐसा हमारा टारगेट है। और निश्चित रूप से इसी प्रकार से कार्यक्रम होते रहे और लोग इसको अडॉप्ट करते रहे तो ये संभव हो भी जाएगा। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के सदस्यों द्वारा 22 सूत्री मांगों को लेकर वाराणसी के शास्त्री घाट वरुणा पुल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ACM चतुर्थ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। वाराणसी के शास्त्री घाट वरुणा पुल पर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की वर्षों से लंबित समस्याओं और मांगों के निराकरण न होने से आक्रोशित लोगों ने 22 सूत्रीय मांगों को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो लोग आगे और भी बड़ा आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। वहीं इस अवसर पर ACM चतुर्थ अंशिका दीक्षित के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। हम लोग आज मंडल स्तर के धरना कार्यक्रम में शास्त्री घाट पे बरुणा के किनारे उपस्थित हैं। हम लोग की बहुत पुरानी मांगे हैं। 4800 पेमेंट जो घटा के हम लोग को 4200 कर दिया गवर्नमेंट ने। इसका संघर्ष हम 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने समझौता भी हुआ, एक कमेटी भी गठित हुई, लेकिन सरकार ने उसको क्रियान्वित नहीं किया। और उसके बाद एक हम लोग की पुरानी मांग है जो 2004 में माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में जो भाजपा की सरकार थी उन्होंने हम लोग को वो पेंशन का हक छीन लिया और उसके बाद आज तक उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जब विपक्ष में थे तो इन्होंने लिखा था, राजनाथ सिंह जी ने भी लिखा था कि इन लोगों को पुरानी पेंशन दी जाएगी, लेकिन जब ये लोग सत्ता पर बैठे तो अपने लिखे हुए पत्रों को भूल गए और यहाँ के हम लोगों को अभी भी नए जितनी न्यू जनरेशन 2004 के बाद पोस्टिंग हो रही है इसको इस विभाग में पेंशन ख़त्म कर दिया गया। न्यू पेंशन स्कीम जो है मतलब एक तरह से छलावा है और हम लोगों के सारे पैसे काट के एक शेयर में लगाए जा रहे हैं और किसी भी कर्मचारी की ये पता नहीं कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी। वेतन तो हम पा रहे हैं 1 लाख रुपए, लेकिन पेंशन मिल रहा है 2000 रुपये। इसमें कैसे जीवन यापन होगा? इन सारे बिंदुओं को लेके हम लोग अपना संघर्ष कार्यक्रम महासंघ के नेतृत्व में अपना चलाए हैं। आज मंडल स्तर पर कार्यक्रम है। अगर हम लोग की बातें नहीं सुनेंगे तो 8 नंबर को हमारा प्रांतीय लेवल पर लखनऊ में धरना कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद एक प्रांतीय 8 दिसंबर को कार्यक्रम होगा। अगर उसके बाद भी हम लोगों के बातों पे उत्तर प्रदेश सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो एक उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और आम इंजीनियर जो हमारे डिप्लोमा इंजीनियर संघ में 24 विभाग सम्मिलित है, एक राय लेके फिर हड़ताल पे घोषणा पे जाने के लिए प्रांतीय नेतृत्व अगर निर्णय लेगा तो हमारे उत्तर प्रदेश के 24 डिप्लोमा इंजीनियर जो हैं वो हड़ताल में जाने के लिए तैयार है। वाराणसी के भेरूपुर क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक ने बताया कि गुजरात के एक हॉस्पिटल द्वारा 1,80,000 निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है, जो आगामी 25 नवंबर से शुरू होकर 31 मार्च 2022 तक चलेगा। आज हम सभी लोग यहाँ एक प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें कि श्री रणछोड़ दास जी बापू महाराज चैरिटेबल आई हॉस्पिटल राजकोट गुजरात के प्रवीण भाई वासानी जी, जो कि उसके मुख्य ट्रस्टी हैं और इस पूरे कैंप के संयोजक हैं, उन्होंने संबोधित किया। मुझे इस पूरे कैंप का सह संयोजक नियुक्त किया गया है। यह कैंप जो है आँख के ऑपरेशन जो कि मोतियाबिंद होता है उसका पूरा रिकॉर्ड एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए 1,08,000 ऑपरेशन का संकल्प लेते हुए श्री रणछोड़ दास जी बापू महाराज के संकल्पों को पूरा करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक महायज्ञ है।
इसका रजिस्ट्रेशन 19 नवंबर से प्रारंभ हो गया है और 25 नवंबर आगामी 25 नवंबर से ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, जो कि लगातार चलते हुए 4 महीने 10 दिन तक के बाद 31 मार्च 2022 को इसका समापन होगा और लक्ष्य 1,08,000 ऑपरेशन का है। उससे अधिक भी हम लोग करने का संकल्प ले चुके हैं। ऑपरेशन के बारे में बता दूं, ऑपरेशन पूरी तरीके से लेज़र फेको विधि द्वारा होगा, जिसमें कि बहुत अच्छे लेंसेज, इंपोर्टेड लेंसेज है वो यूज़ किए जाएंगे और अमूमन जो प्राइवेट अस्पताल में जो एक इलाज का खर्च इस तरह के ऑपरेशन का है वो 15 से 20 हज़ार या 25-30 हज़ार भी होता है, वो निःशुल्क हो रहा है। और साथ में मरीज को भगवान समझते हुए उसको 2 दिन तक मरीज को, उसके एक तीमारदार को भोजन, रहने खाने का पूरा व्यवस्था, जाते समय उसको पूरी दवाइयाँ, चश्मा और उसको भोजन के लिए जो है बूंदी, चावल 2 किलो, एक कंबल, ये उसको देते हुए उसकी आरती उतार के उसके पैर छू कर उसकी विदाई होगी। साथ में कुछ टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए, जैसा कि सरकारी कैंप वगैरह में होता है कि एक मरीज आँख का ऑपरेशन कराता है और उसे कोई दिक्कत होती है तो कोई देखने वाला नहीं होता है, इसको ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट अपनी तरफ से अगर कहीं ऐसा होता है कि 1000 में एक ऑपरेशन किसी का आँख की रोशनी कुछ दिक्कत हुई या कोई प्रॉब्लम आई, उसके लिए भी ये कैंप में जो आए हुए हमारे गुजरात के स्पेशलिस्ट आँख के सर्जन हैं, 50 लोगों के अलावा भी बनारस में जो रेटिना के सर्जन हैं डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, उनसे भी पूरी तरीके से टाई अप कर लिया गया है, MOU हो चुका है। यदि कोई एक आध मरीजों में कोई प्रॉब्लम ऐसे आती है 1000 में, तो उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से ट्रस्ट के पैसे पे उसका ऑपरेशन होगा और ये पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। तो काशी में पुनः एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का हम लोगों को मौका मिला है और हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि इसमें हम लोगों को ऐसी भूमिका निभाने को मिल रहा है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, सभी काशी वासियों से, पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक ये बात जाए, जिससे कि वहाँ के आँख के मरीज जो कि निर्धन है, नहीं करा। चंदौली में नक्सलियों द्वारा प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में 23 से 25 नवंबर तक 4 राज्यों में बंदी की घोषणा पर एशिया के सबसे बड़े जंक्शनों में शुमार DDO जंक्शन पर भी अलर्ट है। इसी क्रम में DDO RPF के जवानों ने जंक्शन के चप्पे-चप्पे पर तलाशी ली। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल का ज्यादातर हिस्सा बिहार झारखंड में पड़ता है, जिसे लेकर के सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तैदी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। इसी क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों के अलावा मंडल के सभी स्टेशनों पर भी RPF ने चौकसी बढ़ा दी है। RPF के जवान ट्रेनों, प्लेटफॉर्मों व रेल ट्रैक पर लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। इस दौरान जवानों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के विभिन्न प्लेटफॉर्मों तथा सर्कुलेटिंग एरिया में संदिग्ध व्यक्तियों तथा वस्तुओं की जांच की। इस संबंध में RPF कमांडेंट आशीष मिश्रा ने बताया कि RPF द्वारा प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और सभी स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील अंतर्गत मुकुंदपुर तिराहे पर एक बाइक सवार बुजुर्ग महिला को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील अंतर्गत मुकुंदपुर तिराहे पर फरही मिट्टी लदे एक ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग महिला को रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मौके पर पुलिस भी पहुंची और अग्रिम कार्यवाही में जुट गई। आजमगढ़ के कंजरापुर थाना पुलिस ने भंवरनाथ स्थित माइक्रो फाइनेंस कंपनी में हुई चोरी का खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ही एक कर्मचारी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आजमगढ़ के कंधरापुर थाने की पुलिस ने क्षेत्र के भंवरनाथ स्थित माइक्रो फाइनेंस कंपनी में हुई सनसनीखेज चोरी का खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि चोरी की घटना में शामिल 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की नकदी, DVR मोबाइल और बाइक सहित घटना में प्रयुक्त औजारों को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ही एक कर्मचारी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर के चोरी की इस घटना को अंजाम दिया था। माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो भंवरनाथ चौराहे पर कंधरापुर में है, वहाँ पर चोरी 19/20 की रात्रि हुई थी, जो उन्हीं के कर्मचारी ने करी थी और उसके एक साथी ने। पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए 95% पैसा बरामद कर लिया। 4,17,000 रुपये बरामद हुआ है। साथ में DVR गया था, ये उसको भी निकाल के ले गए थे, वो भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए। बाकी वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। पहले भी किसी मुकदमे में अभियुक्त थे या पहली बार इस मुकदमे में?
ये पहली बार इन्होंने बताया अभी तक, बाकी और पुलिस इसको वेरीफाई कर रही है जो भी सूचना। सर किस तरह कामयाबी मिली? सघन पूछताछ पुलिस करती रही लगातार सारे कर्मचारियों से, इसके बाद इसमें कर्मचारी सफलता मिली। थैंक यू। वाराणसी स्थित एक होटल में एक फिल्म का पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस दौरान फिल्म के निर्देशक ने बताया कि यह फिल्म बनारस की ही पृष्ठभूमि पर बनी एक पॉजिटिव फिल्म है। वाराणसी स्थित एक होटल में इट्स लाइफ यार होता है फिल्म का पोस्टर और ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस दौरान इस फिल्म की पूरी टीम भी मौजूद रही, जहां इस फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि ये फिल्म बनारस की पृष्ठभूमि पर बनी है और एक पॉजिटिव फिल्म है, जिसका 70% हिस्सा बनारस में जबकि अन्य 30% हिस्सा मुंबई में शूट किया गया है। वहीं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता भी बनारस के ही शिवांकर पाठक हैं, जबकि इस फिल्म में मीनाक्षी पांडे बतौर मुख्य अभिनेत्री दिखेंगी। मेरी पहली फिल्म है इट्स लाइफ यार होता है, जिसमें एज ए डायरेक्टर मैं डेब्यू कर रहा हूँ और बनारस की पृष्ठभूमि में ही ये फिल्म है और बनारस में कई कलाकारों को मैंने इसमें एक्टिंग करने का मौका दिया है। बात की जाए तो ये किस तरह की फिल्म है? ये एक ड्रामा है और बहुत पॉजिटिव फिल्म है। ये जो लॉकडाउन आपका हुआ और हमने नेगेटिविटी की हद देख ली, उसके पहले मैंने ये फिल्म शुरू की थी और इस फिल्म में भी यही कहा गया है कि ज़िंदगी में आपको कितना ही तकलीफ़ क्यों ना आ जाए, आपको ऐसा लगे कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन एक नई शुरुआत कभी भी की जा सकती है। और पता नहीं ज़िंदगी के किस रास्ते पे कभी कौन कैसे हमसे टकरा जाए, जो हमसे बिल्कुल अलग विरोधाभास वाले इंसान हो, बिल्कुल अलग सोच वाले हो, वो हमें प्रेरित करे और ज़िंदगी को हम फिर से एक नए ढंग से जी सकते हैं और बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं। इसलिए कभी भी हारना नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहो। और ये फिल्म की शूटिंग कहाँ की है? इस फिल्म की शूटिंग आपकी जो है 70% हमने बनारस में की है और 30% शूटिंग हमने मुंबई में की है। मुख्य किरदार के रूप में कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और बनारस से कितने लोग लगभग? बॉम्बे के हमारी 5-6 अभिनेत्रियां हैं जो बॉम्बे से हैं और हमारे जो मुख्य हीरो हैं वो बनारस से हैं। मिस्टर शिवांकर पाठक जो आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक अच्छे स्टेज आर्टिस्ट हैं और बहुत इंटरनेशनली अक्लेम्ड शो डांसर हैं। इन्होंने वर्ल्ड वाइड इसका बहुत प्रचार प्रसार किया है और बहुत मेहनती एक्टर हैं। आप आगे भी मेरे एक वेब सीरीज़ में इनको एक्टिंग करते हुए पाओगे। बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं। तो ये मेरे हीरो हैं और मीनाक्षी पांडे इसकी हीरोइन है। उनकी एक MX प्लेयर पे भी हीरोइन के तौर पे फिल्म आ चुकी है, क्राइम फैक्ट्री। डनकाशी न्यूज़ के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज़ चैनल, सच है तो बोलेगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।